जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? शायद दफनाना या फिर दाह संस्कार, है ना? यही दो तरीके हम सब जानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी अपने को विदा करने का तरीका बिल्कुल ही अलग हो। दुनिया में कई संस्कृतियां हैं जिनके अंतिम संस्कार के रीति रिवाज इतने अनोखे हैं कि वो जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी पूरी सोच को ही हिलाकर रख देते हैं। और यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है। क्या होता है जब मौत को जमीन के नीचे छिपाने या राख में बदलने के बजाय उसे हमारी दुनिया का, हमारे जीवन का एक हिस्सा बने रहने दिया जाता है? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम समझेंगे कि मौत को कैसे देखा जाता है। फिर हम उन जगहों पर चलेंगे जहां मृतक हमारे करीब ही रहते हैं। हम प्रकृति से जुड़े कुछ संस्कारों को भी जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे कुछ कब्रें किसी के जीवन की पूरी कहानी ही बयां कर देती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम कब्रिस्तान के उस पारंपरिक विचार को ही चुनौती देते हैं जो हम सबके मन में बसा हुआ है। तो देखिए, यहां पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो सोच का है, फिलॉसफी का है। एक तरफ ज्यादातर समाजों में मौत एक फाइनल चीज है, एक अंत है जिसे हम छुपा देते हैं, जिससे हम दूरी बना लेते हैं। लेकिन जिन प्रथाओं की हम बात करने वाले हैं वो मौत का सामना करती हैं। वो मानती हैं कि रिश्ता खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। ये छिपाने और सामना करने के बीच का फर्क ही सब कुछ है। तो चलिए अब अपने पहले विषय पर चलते हैं और उन संस्कृतियों को देखते हैं जो अपने मृतकों को शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरीकों से अपने बेहद करीब रखती हैं। सबसे पहले चलते हैं इंडोनेशिया। यहाँ के सुलावेसी द्वीप पर तोराजा जनजाति के लिए मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। जब किसी की जान जाती है तो उसे मृत नहीं बल्कि बीमार या सोया हुआ माना जाता है और शव को घर में ही रखा जाता है। परिवार उनके साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करता है जैसे वो अभी भी जिंदा हों। और फिर आती है मायोनेने रस्म। इसका मतलब है शवों को साफ करने का समारोह। सोचिए जरा, हर कुछ साल में परिवार अपने पूर्वजों के ताबूतों को चट्टानों से उतारता है, उन्हें खोलता है, उनके शरीरों को बड़े प्यार से साफ करता है, नए कपड़े पहनाता है और फिर पूरा परिवार उनके साथ तस्वीरें खिंचवाता है, बातें करता है। ये एक तरह का फैमिली रियूनियन है जहां जिंदा और मृत दोनों एक साथ होते हैं। उस एक पल में जीवन और मृत्यु के बीच की जो लाइन है वो सच में पूरी तरह मिट जाती है। ये इस गहरे विश्वास को दिखाता है कि उनके पूर्वज कभी उन्हें छोड़कर गए ही नहीं। वो आज भी उनके साथ हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये मौत का अंत नहीं बल्कि रिश्ते का एक नया चैप्टर है। अब हमारी यात्रा हमें ले चलती है पेरू के नास्का रेगिस्तान में। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ 1000 साल पुरानी ममीज खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं। ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मौत की एक खुली प्रदर्शनी हो, जो सदियों से बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ नाज़का सभ्यता के लोगों ने अपने मृतकों को कपड़ों में लपेटकर एक खास पोजीशन में बैठाया, जैसे कोई बच्चा माँ के पेट में होता है। शायद ये पुनर्जन्म का प्रतीक था। और रेगिस्तान की सूखी हवा ने कमाल कर दिया, इन शरीरों को नेचुरली प्रिजर्व कर दिया। उनके बाल, उनकी त्वचा, सब कुछ आज भी वैसा ही है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, कुछ खोपड़ियों में छेद मिले हैं जो उस जमाने की ब्रेन सर्जरी का सबूत है। चलिए अब इटली के सिसिली द्वीप चलते हैं। यहाँ एक चर्च के नीचे 8000 से भी ज्यादा शव पब्लिक डिस्प्ले पर हैं। ये हैं पलेर्मो के मशहूर कैपुचिन कैटाकॉम्स। और यहाँ शव ताबूतों में बंद नहीं है, बल्कि दीवारों के सहारे खड़े हैं अपने सबसे अच्छे कपड़ों में। ऐसा लगता है जैसे किसी खामोश महफिल में शामिल होने का इंतजार कर रहे हों। और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मेंबर हैं 2 साल की रोजालिया लुम्बार्डो। 1920 में निमोनिया से उसकी मौत हो गई थी, लेकिन एक खास एम्बामिंग तकनीक से उसके शरीर को ऐसा सहेजा गया कि आज 100 साल बाद भी वो एक सोती हुई बच्ची लगती है। उसकी सुनहरी पलकें देख के यकीन करना मुश्किल है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। आइए अब कुछ ऐसे रीति रिवाजों को देखते हैं जो शरीर की आखिरी यात्रा को सीधे सीधे प्रकृति से जोड़ देते हैं, जहां इंसान का शरीर एक बार फिर धरती, हवा और पानी का हिस्सा बन जाता है। फिलीपींस के सगादा पहाड़ों में इगुरुट जनजाति अपने मृतकों को जमीन में नहीं दफनाती, बल्कि चट्टानों पर ऊंचाई पर लटका देती है। जब आप वहां पहाड़ों की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो सिर्फ चट्टानें नहीं, बल्कि हवा में झूलते हुए सैकड़ों ताबूत भी दिखाई देते हैं। इसके पीछे की सोच भी गहरी है। उनका मानना है कि शरीर जितना ऊंचा होगा, आत्मा उतनी ही आसानी से स्वर्ग पहुंचेगी।
और ये शवों को जानवरों से भी बचाता है। लेकिन ये प्रक्रिया बिल्कुल आसान नहीं है। मरने से पहले बड़े बुजुर्ग अक्सर अपना ताबूत खुद ही बना लेते हैं और मौत के बाद शरीर को भ्रूण की तरह मोड़ा जाता है। और क्योंकि ताबूत छोटे होते हैं तो उन्हें फिट करने के लिए अक्सर हड्डियां तक तोड़नी पड़ती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे अनुष्ठान की जो शायद सबसे शक्तिशाली और कुछ लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, जहां शरीर को सीधे आकाश को लौटा दिया जाता है। इसे कहते हैं स्काई बरियल। तिब्बती बौद्ध धर्म के मुताबिक मौत के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है और ये शरीर बस एक खाली बर्तन की तरह रह जाता है। तो इस खाली बर्तन को दफनाने या जलाने के बजाय वो इसे दान के आखिरी काम के तौर पर देखते हैं। शव को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर गिद्धों को खिला दिया जाता है। ये प्रकृति के चक्र का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है कि कैसे मृत्यु भी जीवन को बनाए रखने का एक जरिया बन सकती है। और यहीं से हम अपनी अगली थीम पर आते हैं, ऐसी प्रथाएं जहां कब्र खुद किसी इंसान के जीवन का आखिरी और शायद सबसे ईमानदार बयान बन जाती है। पश्चिम अफ्रीका के देश घाना में अंतिम संस्कार कोई दुख का मौका नहीं बल्कि एक जश्न है, एक सेलिब्रेशन। और इस सेलिब्रेशन का सेंटरपीस होते हैं ताबूत। यहाँ ताबूत लकड़ी के सीधे साधे बॉक्स से नहीं होते बल्कि कला के रंगीन और हैरतअंगेज नमूने होते हैं जो किसी इंसान की जिंदगी, उसके जुनून या उसके पेशे को दिखाते हैं। मतलब जो चीज़ किसी इंसान की पहचान थी उसकी मौत भी वही आकार ले लेती है। एक मछुआरे को एक विशाल मछली के आकार के ताबूत में, एक फोटोग्राफर को कैमरे के आकार के ताबूत में, या किसी अमीर इंसान को शायद शेर या हवाई जहाज के ताबूत में दफनाया जाएगा। यहाँ ये माना जाता है कि आपकी पहचान और आपका काम मौत के बाद भी आपके साथ रहता है और आपको अगली दुनिया में सम्मान दिलाता है। अब चलते हैं रोमानिया के एक छोटे से गांव में। यहाँ एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसके बारे में सुनकर शायद यकीन ना हो। चमकीले नीले रंग की कब्रें, हाथ से बनी पेंटिंग्स और उन पर लिखी हुई बेहद ईमानदार, कभी-कभी मजाकिया कविताएं। इसे मैरी सेमेट्री यानी खुशहाल कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ हर कब्र एक कहानी कहती है और वो भी बिना किसी लाग लपेट के। इन पर लिखी कविताएं सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताती बल्कि मरने वाले की आदतें, उसकी गलतियां और यहाँ तक कि उसकी मौत का कारण भी बड़े मजाक के अंदाज में बयां कर देती हैं। जैसे एक कब्र पर लिखा है, इसे शराब पीना बहुत पसंद था और बस यही इसे ले डूबा। ये कब्रिस्तान हमें सिखाता है कि लोगों को शायद उनकी पूरी सच्चाई के साथ याद किया जाना चाहिए, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों के साथ। तो इस पूरी यात्रा के बाद आखिर हम क्या सीख सकते हैं? इन सारी कहानियों का मतलब क्या है? अगर हम देखें तो हमें 3 बहुत अलग अलग दर्शन मिलते हैं। तिब्बत में शरीर प्रकृति के लिए एक आखिरी तोहफा है। इंडोनेशिया में पूर्वज हमेशा परिवार का एक जिंदा हिस्सा बने रहते हैं। और रोमानिया में एक जिंदगी को उसकी पूरी, बिना किसी फिल्टर वाली सच्चाई के साथ याद किया जाना चाहिए, चाहे वो जैसी भी रही हो। और अंत में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये प्रथाएं हमें सिर्फ मौत के बारे में सिखाती हैं या फिर ये हमें जीने के तरीके के बारे में कुछ ज़्यादा ज़रूरी बात बताती हैं? जब मौत को छुपाया नहीं जाता बल्कि उसका सामना किया जाता है, उसे मनाया जाता है और उसे जिंदगी की कहानी का ही एक हिस्सा बना दिया जाता है, तो शायद यह हमें सिखाता है कि मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद मौत के बारे में ये कहानियाँ असल में जीने के बारे में सबसे बड़ा सबक हैं।